हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अरेस और आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें कोई कंडीशन चेक करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं इफ एल्स के जरिए। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही 2 फाइल बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने HTML का कोड लिखा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के जरिए मैंने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल ये लिंक की हुई है। चलिए तो मैं इसको डायरेक्टली लाइव सर्वर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो ये वाला पेज यहाँ पे राइट साइड ओपन हो गया है। चलिए तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल console.log लिख देता हूँ console.log। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे हमें इसका आउटपुट देखना है, तो क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक इंस्पेक्ट के अंदर जाना है। यहाँ पे जाके आपको क्या ओपन करना है, यहाँ पे कंसोल ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, यानी हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली लिंक हो गई है। चलिए तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इफ एल्स कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको मालूम हो तो हम हिंदी में बोलते हैं अगर मगर। जैसे कि आपको कोई कंडीशन चेक करनी है, आपने ऐसा सुना होगा कि अगर आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स बढ़िया आएंगे, वरना कम आएंगे, ऐसे आपने सुना होगा। तो ठीक इसी तरह से कंडीशन लिखनी है हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि i मैं लिख देता हूँ 10। ओके, इसको कर देता हूँ सेमीकोलन। यहाँ पे मुझे चेक करना है कि i की वैल्यू 10 के बराबर है कि नहीं है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली लिखना है इफ़, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, i = 10, यानी अगर i की वैल्यू 10 से बराबर हो, यानी यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे 10 और 10 दोनों बराबर हो गए। ये कंडीशन जब भी सही होगी तब आपको क्या करना है, वो कोड आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल और इसको कर दिया सेव। तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया इक्वल, यानी ये जो भी है i और i की वैल्यू 10 ही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि i = 10, इसको कर दिया सेव। तो ये देखो, आप जो भी मैसेज यहाँ पे लिखोगे वो आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कि इसकी वैल्यू अलग भी हो सकती है, जैसे कि इसकी वैल्यू हो गई 20, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो सही नहीं हुई है। तब जाके आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी है, तो आप कर सकते हैं कैसे, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली एल्स। इसका क्या मीनिंग हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ऐसे पढ़ सकते हो इफ़ i = 10 देन console.log i = 10, यानी इसको कर दो प्रिंट। एल्स यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ console.log, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ i ≠ 10। इसका क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि i की वैल्यू 10 के बराबर है कि नहीं है। हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना, i की वैल्यू 10 ही हो, कई बार अलग भी हो सकती है। अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अगर i की वैल्यू 10 के बराबर है तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है i = 10। अगर ये कंडीशन गलत होगी तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रिंट करवाना है i ≠ 10। तो हमने वो कोड कहाँ पे लिखा, वो लिखा एल्स के अंदर। यानी इफ वाली कंडीशन अगर सही होगी तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर ये वाली कंडीशन गलत होगी i = 10, ये वाली कंडीशन गलत होगी, तब जाके ये कंडीशन के अंदर जाएगा, कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली जाएगा एल्स के अंदर, और उसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको कर देगा प्रिंट। जैसे कि अब मैं इसकी कंडीशन उलट सुलट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i = 10, यानी i की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 20 10 से बराबर नहीं है, तो अब जाके ये वाली कंडीशन सही होगी। ये वाली तो कंडीशन पहले जो थी वो तो गलत थी, लेकिन अब जाके ये कंडीशन सच होगी। तो अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो वाला यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i = 10, इसको लिख दिया और इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे इसको कर देता हूँ = 10। ओके, तो यहाँ पर 20 है, तो 20 तो 10 से बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सच होगी। तो आउटपुट में ये देखो, ये आउटपुट आ गया, जो हमने यहाँ पे लिखा वही आउटपुट में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू वापस 10 कर देगा, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू वापस 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 10 है और 10 तो 10 से बराबर होता है। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। तब ये क्या करेगा, तब डायरेक्टली हो जाएगा एल्स के अंदर और इसके अंदर लिख देगा ऐसा i = 10। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे इफ़, जो भी पहली कंडीशन लिखनी है वो लिख दो इफ़ के अंदर। अगर आपको कोई और कंडीशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो एल्स इफ़। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि आप एल्स के साथ डायरेक्ट कंडीशन नहीं लिख सकते,
आपको इफ़ का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर आप और कोई भी कंडीशन लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ आई इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ 20 और यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ आई इज़ इक्वल टू 10। यानी अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 10 से बराबर है तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 10, आई इक्वल टू 20। अगर यहाँ पे 20 के साथ मैच हो गया तो हमें console.log में क्या दिखाना है, हमें दिखाना है डबल कोट के अंदर आई इक्वल टू 20। यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ आई इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के कंडीशन लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log आई इज इक्वल टू 30। अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो आपको कोई अलग प्रकार का मैसेज दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली एल्स के अंदर, तो आप यूज़ कर सकते हो एल्स। यहाँ पे लिख देता हूँ console.log यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट मैच एनी कंडीशन। इसको कर देता हूँ सेव। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट। जैसे कि आई की वैल्यू 10 के बराबर है तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आई इक्वल टू 10। यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ 20, यानी अब क्या होगा, सबसे पहले ये इफ़ कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे 20 तो 10 से बराबर नहीं है तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जाएगा उसके नीचे वाले एल्स इफ में, वहाँ पे जाके चेक करेगा कि ये कंडीशन सही है कि नहीं है। ये 20 के लिए ये कंडीशन सच हो गई तो उसके अंदर हमने लिखा था console.log आई इक्वल टू 20, तो उसी को इसने कर दिया प्रिंट और हमें आउटपुट में मिल गया ये क्या करेगा, जब भी कोई भी कंडीशन सच हो जाएगी तो ये उसके नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको वापस चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वाली कंडीशन सच हो गई तो उसके नीचे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब इस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे आई इक्वल टू 20 जब भी सच हो रही है तो यहाँ पे ये जो है इस कोड को एग्जीक्यूट करके ये डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये वाला जो नीचे वाला कोड है उसको वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका टाइम बचेगा उतना और उसकी मेमोरी भी इतनी ऑक्यूपाई नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यही सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से आप कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा जैसे कि 10 इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर 10, यहाँ पे मैं इसको आई को अभी निकाल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, वो भी डबल कोट के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30, ये देखो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने ये लिखा है नंबर, ये लिखा है स्ट्रिंग। आपको पता कैसे चलेगा कि स्ट्रिंग है कि नंबर है, आपको सिंपली देखना है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसके साथ डबल कोट है कि नहीं है। यहाँ पे डबल कोट नहीं है तो ये वाला हो गया नंबर। यहाँ पे डबल कोट का यूज़ किया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि ये है एक स्ट्रिंग। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको जैसे हमने रन किया तो यहाँ पे ये देखो, ये आउटपुट में क्या आ गया, आई इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन ही सच हो गई। अब आप सोचोगे कि ये तो नंबर है और ये तो है एक स्ट्रिंग, तो इन दोनों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये नंबर और स्ट्रिंग दोनों को कन्वर्ट कर देगा लास्ट नंबर के अंदर, और नंबर दोनों को कंपेयर करके हमें आउटपुट में दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली दोनों है तो नंबर ही, लेकिन यहाँ पे इसके डेटा टाइप हो गए नंबर और इसके हो गए स्ट्रिंग। तो कुल मिला के बात यही है कि ये दोनों है तो नंबर ही एक प्रकार से। अगर आपको ये चेक करना है कि नंबर भी हो साथ साथ उसके डेटा टाइप भी, अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि कंडीशन के अंदर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो भी नंबर है वो सेम टू सेम नंबर तो हो, लेकिन उसके साथ साथ सेम टू सेम डेटा टाइप वाला भी हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है ट्रिपल इक्वल टू। यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रिपल इक्वल टू का मीनिंग होता है कि ये लेफ्ट और राइट साइड वाला दोनों इक्वल तो होना चाहिए, लेकिन उसकी डेटा टाइप भी इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये कंडीशन सही होगी। यहाँ पे जैसे इसको कर देता हूँ सेव, एक काम करता हूँ नीचे वाला ये निकल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट मैच। इसको कर दिया मैंने सेव। ओके, जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे ये देखो नॉट मैच आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमने ट्रिपल इक्वल टू यूज़ किया हुआ है, जिसका मीनिंग है कि हमारा डेटा टाइप भी सेम टू सेम होना चाहिए, तब जाके ये पूरी की पूरी कंडीशन सही होगी। अगर आपको कोई भी वेरिएबल या तो कोई वैल्यू की डेटा टाइप चेक करनी हो तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो console.log। यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि ये 10 की डेटा टाइप क्या है तो सिंपली क्या लिखना है, उसके आगे लिखना है टाइप ऑफ 10। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टाइप ऑफ 10, यानी ये क्या करेगा, राइट साइड जो भी 10 है उसकी डेटा टाइप आपको रिटर्न करके देगा। ये जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नंबर। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ, ये देखो डबल कोट में लिखा है, इसको किया सेव, और अब जाके इसके डेटा टाइप ये देखो डायरेक्टली चेंज हो गई। क्या आ गई? आ गई स्ट्रिंग।
यानी हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर दोनों को कंसिडर अलग अलग प्रकार से किया जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपको चेक करना है कि वेरिएबल की डेटा टाइप स्ट्रिंग है कि नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट आई इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ 10 सेमीकोलन। यहाँ पे आपको चेक करना है कि इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू नंबर, डबल कोट के अंदर लिख दो नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो भी वेरिएबल आई है उसकी डेटा टाइप यानी टाइप ऑफ आई, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट हमने अभी देखा था यहाँ पे, उसका आउटपुट आया था डायरेक्टली नंबर, यानी इसकी डेटा टाइप अगर नंबर है, नंबर के बराबर है, तो हमें क्या करना है, तो हमें लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ console.log के अंदर डेटा टाइप इज नंबर। यहाँ पे अगर आपको कोई और चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, एल्स इफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू डबल कोट में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको आउटपुट में, यहाँ पे आपको सजेशन में अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप आ रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, यानी अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग होगी तो मुझे आउटपुट में दिखाना है console.log। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे अब जाके आपको देखना है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर, यानी ये वेरिएबल आई की डेटा टाइप क्या हो गई, इसकी डेटा टाइप हो गई स्ट्रिंग, जैसे कि सिंपली माउस लेकर गया मैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल आई की डेटा टाइप क्या हो गई स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं, इसलिए वो क्या चेक करेगा, एल्स इफ में चेक करेगा कि यहाँ पे इसके डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे प्रिंट करो डेटा टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें वही मिल रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आप वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो वैल्यू भी चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल टू 10। अगर ये सच में 10 के बराबर है तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि ये नंबर है। यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ लिखता हूँ एल्स इफ के अंदर इक्वल टू यहाँ पे भी लिख देता हूँ 10। ओके, तो अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा कि कौन सा वाला स्ट्रिंग है, कौन सा वाला नंबर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल को उसके डेटा टाइप के साथ कंपेयर करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है ट्रिपल इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिपल इक्वल टू। ओके, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ ट्रिपल इक्वल टू। अब इसका क्या मीनिंग होगा फ्रेंड्स, इसका मीनिंग यही होगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल कोट के अंदर डबल कोट। ओके, अब इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे डबल कोट के अंदर 10 लिखा है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू है, यानी लेफ्ट और राइट साइड जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो सेम टू सेम होनी चाहिए, जैसे कि 10 और 10 वो तो बराबर है, लेकिन उसके साथ उसकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो ये तो नंबर है। तो ये वाली कंडीशन अब जाके गलत हो गई, तब जाएंगे एल्स इफ में और वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि ये लेफ्ट वाला और राइट वाला डेटा टाइप सेम है कि नहीं है। यहाँ पे ये और ये दोनों डेटा टाइप सेम टू सेम है, यहाँ पे भी डबल कोट में लिखा है, यहाँ पे भी डबल कोट में है, तब जाके ये कंडीशन सच हो जाएगी और यहाँ पे हमें यही आउटपुट में मिलेगा। चलिए देखते हैं आउटपुट इसका, ये देखो फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे सक्सेसफुली उसका आउटपुट आ गया है। इस तरह से आप अलग अलग प्रकार की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज 20, नेम हरीश, इसको कर दिया सेव। अब मुझे अगर चेक करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है डेटा का उसकी एज 18 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि इफ़ डेटा डॉट एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर यहाँ पे 18 से उसकी एज ज़्यादा है तो आपको ड्राइविंग के परमिशन है, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ console.log। यहाँ पे मैं सिंपल अपनी तरह से मैसेज लिख सकता हूँ, आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो अपनी तरह से। यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन ड्राइव, यानी आप गाड़ी चला सकते हो, इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे एल्स में भी एक कोड लिख देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होएगा ना कि 18 से कम हो, तो उसके लिए हम लिख देते हैं console.log। यहाँ पे लिख देता हूँ यू कांट ड्राइव, इसको कर देता हूँ सेव। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा और उसका एज जो भी है, जैसे कि यहाँ पे 20 है तो उसको कंपेयर करेगा डायरेक्टली किसके साथ, 18 के साथ। तो यहाँ पे इसकी एज तो 20 है, तो ये कंडीशन पहली वाली सही हो गई, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया यू कैन ड्राइव। ये देखो राइट साइड आ गया उसका आउटपुट।
अगर यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ 10, इसको लिख दिया 10 और इसको कर दिया सेव, तो अब क्या होगा, इफ़ कंडीशन तो गलत होगी तो डायरेक्टली जाएगा एल्स में और वहाँ पे जाके ये प्रिंट कर देगा यू कांट ड्राइव। ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक इसी तरह से अगर आपको एरे के साथ कंपेयर करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा बिग ब्रैकेट के अंदर 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पे अगर हमें चेक करना है कि ये एरे के अंदर एलिमेंट 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो हमें चेक करना है कि इसकी जो भी लेंथ है वो 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हो डेटा डॉट लेंथ, यानी इसकी जो भी लेंथ है वो आ जाएगी यहाँ पे, वो ज़्यादा है 2 से। अगर वो ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डन। अगर यहाँ पे 2 से कम हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नीड मोर एलिमेंट। इसको कर देता हूँ सेव। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डन। क्यों? क्योंकि इसकी जो भी लेंथ है वो कितनी आएगी, यहाँ पे 5 आएगी, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट है। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी तरह से भी कोई कंडीशन लिख सकते हो, आप अपनी तरह से प्रैक्टिस करो, कुछ ट्राई करो, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कंडीशन चेक करो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आपको कोई भी मल्टीपल कंडीशन एक ही साथ चेक करनी पड़ेगी, तब आप क्या करोगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 20, इसको कर दिया सेमीकोलन। और यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये डेटा की जगह मैं लिख देता हूँ ए और लास्ट में लिख देता हूँ कॉन्स्ट बी इक्वल टू 40। यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल ले देता हूँ कॉन्स्ट सी इक्वल टू 30 सेमीकोलन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इन 3 नंबर में से सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। तब हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ए बी और सी 3 वेरिएबल है तो इन तीनों को हमें कंपेयर करके चेक करना है कि कौन सी वाली वैल्यू सबसे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी को चेक करेंगे। अगर ए और बी में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करेंगे सी के साथ। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि अगर ये कंडीशन सही हुई, इसका मीनिंग क्या हुआ, वेरिएबल ए की वैल्यू बड़ी हो गई बी से। अगर ये कंडीशन सच हो गई तो क्या होगा, वेरिएबल ए की वैल्यू बड़ी हो गई। वेरिएबल ए को ही वापस हम सी के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये जो वेरिएबल ए है वो अगर बी से और सी से बड़ा हो तो तीनों में से सबसे बड़ा वही निकलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल एंड। इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम 2 अलग अलग प्रकार के कंडीशन को मर्ज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ एंड के बाद लिख देता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन सी। इसको हम पूरा पढ़ते हैं। चलिए इसको क्या पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। इसका क्या मीनिंग हुआ, ए की वैल्यू बी से भी बड़ी हो और ए की वैल्यू सी से भी बड़ी हो, तब जाके हमें क्या प्रिंट करना है, तब जाके हमें प्रिंट करना है console डॉट लॉग ए इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि ये जो भी कंडीशन है उसको मैंने पढ़ा, कैसे पढ़ा, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन सच होगी यानी ए वेरिएबल ए की वैल्यू सबसे बड़ी है तो मैंने सिंपली यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया कि ए इज ग्रेटर। ओके, तो इस तरह से बी और सी भी की वैल्यू भी बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ। यहाँ पे क्या लिखना है, अब बी की बारी है तो बी के लिए चेक करना है बी इज ग्रेटर देन ए एंड b इज ग्रेटर देन c, यानी b की वैल्यू a से भी बड़ी है और b की वैल्यू c से भी बड़ी है। यानी हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा हुआ हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा नंबर, यहाँ पे हमारा वेरिएबल बिग हो गया b इज ग्रेटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर। ओके, यहाँ पे अब c की बारी आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनो, अगर a बड़ा होगा या तो फिर b बड़ा होगा या तो फिर c बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने a और b के लिए तो कंडीशन चेक कर ली। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सच नहीं हुई तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका डायरेक्टली मीनिंग हो गया कि वेरिएबल c की वैल्यू सबसे बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स console डॉट लॉग, यहाँ पे लिख सकते हैं console डॉट लॉग c इज ग्रेटर। ओके, इसको कर देते हो सेव और यहाँ पे जाके आउटपुट देखते हैं। ये देखो 20, 40 और 30। तो यहाँ पे क्या होगा,
ए की वैल्यू बी से बड़ी है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, नहीं, ये तो पहली कंडीशन ही गलत हो गई। एंड के साथ क्या होगा फ्रेंड्स कि एंड के लेफ्ट और राइट दोनों बाजू की कंडीशन सच होती है, तब जाके ये पूरी कंडीशन सच होती है। ओके, तो यहाँ पे तो लेफ्ट वाली ही गलत होगी, तो ये पूरी कंडीशन गलत होगी, तो वो जाएगा एल्स इफ में। यहाँ पे जाके सबसे पहले चेक करेगा B इज ग्रेटर देन A, तो यहाँ पे सच ही ये कंडीशन तो सच हो गई। और B इज ग्रेटर देन C, यानी यहाँ पे 40 और 30 ये दोनों के लिए ये भी कंडीशन सच हो गई। लेफ्ट और राइट दोनों बाजू की कंडीशन सच हो गई, तो यहाँ पे ये पूरी कंडीशन सच हो गई। तब जाके हमने क्या देखा, आउटपुट में देखा B इज ग्रेटर, ये देखो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 200 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये पहली कंडीशन सच हो जाएगी और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A इज ग्रेटर, ये देखो। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार की कंडीशन चेक कर सकते हैं। हम आगे वीडियो में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसके अंदर हम वही सब लाइव प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। अभी आप सिंपली इतना देख लो, एक आता है एन और दूसरा आता है और में क्या होता है, और के अंदर कोई भी एक साइड की कंडीशन सच हो जाएगी या तो फिर दोनों सच होती है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन सच हो जाएगी। ओके, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम एक के बाद एक इसको समझने ही वाले हैं। तो चलिए, हमने इतना देख लिया है, तो आगे देख लेते हैं थोड़ा। ओके, चलिए तो देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ A इक्वल टू 10, ठीक इसी तरह से वेरिएबल B इक्वल टू 20 और वेरिएबल C अभी इसे इक्वल टू A की वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको ध्यान से देखना है कि वेरिएबल A की वैल्यू कितनी है। A की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे C की वैल्यू भी हो जाएगी 10। अगर मैं ऐसा यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि वेरिएबल C इक्वल टू B, तो यहाँ पे वेरिएबल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं इसको। लेकिन मुझे फ्रेंड्स क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि A और B को कंपेयर करना है हमें, और वहाँ पे जाके देखना है कि A और B दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी हो, जैसे कि यहाँ पे 20 बड़ा है, तो वेरिएबल C की वैल्यू होनी चाहिए 20। अगर A की वैल्यू 100 कर दूँ मैं, तो A बड़ा हो जाएगा, तो मुझे C की वैल्यू क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो तब जाके हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। अगर यहाँ पे ये कंडीशन सच होगी तो क्या करना है आपको क्या करना है, सिंपली ये वेरिएबल C को डिक्लेयर करता हूँ। आपको C की वैल्यू कितनी देनी है, आपको C की वैल्यू देनी है A, क्योंकि यहाँ पे A बड़ा हो गया है। अगर यहाँ पे A B से बड़ा नहीं है, तो आपको लिखना है एल्स C इक्वल टू B। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये वाली कंडीशन सच होगी तो A बड़ा होगा, तो C की वैल्यू कितनी देनी है, A के बराबर देनी है। अगर ये कंडीशन गलत होगी तो क्या लेना है, उसकी वैल्यू देनी है B। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लिखना यहाँ, क्योंकि एकदम सिंपल काम के लिए हमें यहाँ पे 4 लाइन लिखनी पड़ रही है। इसके अलावा ओके, इसके जगह हम यूज़ कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर, जैसे कि वेरिएबल C इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A इज ग्रेटर देन B। सिंपली मैंने लिखी है कंडीशन। यहाँ पे ये कंडीशन कब सच होगी, जब भी वेरिएबल A की वैल्यू B से बड़ी होगी। अगर ये कंडीशन सच हुई तो आपको क्या करना है, और ये कंडीशन गलत हुई तो आपको क्या करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इफ एल्स में देखा था कि अगर इफ वाली कंडीशन सच होगी तो क्या करना है, वो इफ के अंदर लिखते थे, एल्स के अंदर जब वो ऊपर वाली कंडीशन गलत हुई तो क्या करना है वो लिखे थे। यहाँ पे आपको ठीक ऐसे ही लिखना है, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन तो लिख दी हमने, उसके तुरंत बाद लिखना है क्वेश्चन मार्क स्पेस। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद आपको वो कोड लिखना है जो लॉजिक आपको कंडीशन सच होने पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये कंडीशन सच होगी तो यहाँ पे वेरिएबल A की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ A। इसका क्या मीनिंग हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद लिखना है आपको जेम, यहाँ पे लास्ट में लिखना है B। इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। इसका मीनिंग होता है A इज ग्रेटर देन B। अगर ये कंडीशन सच होगी तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद वाले की वैल्यू, यानी वेरिएबल A की वैल्यू। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है A, तो ये कंडीशन सच हो गई। यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल A की वैल्यू असाइन हो जाएगी वेरिएबल C के अंदर, जैसे कि ये रन टाइम पर कुछ ऐसा बन जाएगा फ्रेंड्स, ये ऐसा। ओके, लेकिन अभी हमें जो लॉजिक लिखा है वो ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार यहाँ पे A की वैल्यू ही बड़ी हो, तो ये कंडीशन गलत भी हो सकती है। कब, जब B की वैल्यू बड़ी हो, जैसे कि यहाँ पे B इक्वल टू 20, यानी इसमें B की वैल्यू बड़ी है। तो उस टाइम आपको क्या करना है,
तो वो कोड आपको लिखना है जेम के बाद। यानी यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कंडीशन, उसके बाद लिखना है क्वेश्चन मार्क के बाद आपको लिखना है वही कोड या तो फिर वेरिएबल जो आपको रिटर्न करना है। जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हो जब ये कंडीशन सही होए और आपको वो वाला कोड एग्जीक्यूट करना हो। अगर यहाँ पे ये कंडीशन गलत होती है तो आपको जो कोड लिखना है वो आप डायरेक्टली लिखो जेम के बाद। यानी अगर ये कंडीशन गलत हुई तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जेम के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि हमारे केस के अंदर ये कंडीशन गलत हो रही है क्योंकि यहाँ पे ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली सी इक्वल टू आ जाएगा बी, यानी वेरिएबल बी की वैल्यू डायरेक्ट असाइन हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं console.log। अब जाके चेक करते हैं सी की वैल्यू, इसको कर दिया सेव और यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 आ गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसको उलट सुलट कर देता हूँ तो ये कौन सा लॉजिक हो गया, ये लॉजिक हो गया कि अगर ए की वैल्यू बी से छोटी हो, यानी ए और बी को कंपेयर करना है और चेक करना है कि अगर ए की वैल्यू छोटी है बी से तो वेरिएबल सी को कौन सी वैल्यू देनी है, उसको देनी है वेरिएबल ए की वैल्यू। यानी यहाँ पे हमारी कंडीशन सच होगी पहली बार, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा है वो वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी वेरिएबल सी के साथ और यहाँ पे आउटपुट में 10 मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के कंडीशन लिख सकते हैं। स्विच केस के बारे में वो क्या होता है, स्विच केस फ्रेंड्स एकदम इफ एल्स के समान ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि यहाँ पे लिखना है आपको स्विच, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है केस। ओके, ये सब क्या है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई वेरिएबल को चेक करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल i इक्वल टू 1 सेमीकोलन। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्विच के तुरंत बाद जो भी स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर वेरिएबल को पास करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं i को पास कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, वो सिंपली जो भी वेरिएबल पास किया हुआ है उसको केस के साथ मैच करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है केस 1, ठीक उसी तरह लिख देता हूँ केस 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ओके, अगर यहाँ पे मुझे चेक करना है कि केस 1 के अंदर अगर मेरा केस मैच होता है तो हमें क्या दिखाना है, 2 के अंदर मैच हुआ तो क्या दिखाना है, 3 के अंदर मैच हुआ तो क्या दिखाना है, ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल i इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, हमने वही पास किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा मैच होगा केस, यहाँ पे मैच होगा केस 1। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 पास किया है। तो यहाँ पे वेरिएबल i पास किया है हमने तो उसकी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे केस 1 मैच होगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ i इक्वल टू 2 तो यहाँ पे केस 2 मैच होगा। अगर यहाँ पे लिखता हूँ केस 3 तो यहाँ पे केस 3 मैच होगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा फ्रेंड्स तो क्या होगा, इफ वाले में हमने देखा था कि अगर इफ कंडीशन गलत होती है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता था, वहाँ पे एल्स वाला होता था। ठीक इसी तरह यहाँ पे कोई भी केस अगर मैच नहीं हुए तो कौन सा वाला केस कॉल होता है, वो होता है डिफ़ॉल्ट केस। यानी ये केस कब कॉल होता है, जब कोई भी केस मैच ना हो तब जाके ये वाला केस ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, तो अब जब भी ये केस मैच हो तो आपको क्या प्रिंट करना है या तो फिर क्या लॉजिक लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 1 is executed। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन कर देता हूँ। ठीक इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हर में। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली केस 2, यहाँ पे लिख देता हूँ केस 3 और लास्ट में लिख देता हूँ केस डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे वेरिएबल i की वैल्यू कितनी थी, i की वैल्यू थी 4। तो यहाँ पे कौन सा वाला मैच होगा केस, यहाँ पे जाएगा सबसे पहले स्विच के अंदर केस 1 मैच नहीं हुआ, 2 मैच नहीं हुआ, 3 मैच नहीं हुआ, तो डायरेक्टली कौन सा वाला केस कॉल होगा, डिफॉल्ट केस कॉल होगा। और उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, केस डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे ये देखो आउटपुट में आ गया। इफ एल्स और स्विच केस के अंदर सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है फ्रेंड्स, कि हम इफ एल्स के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन ये सब हम मैच कर सकते थे, लेकिन स्विच केस के अंदर हमें सिंपली इक्वल टू की परमिशन है। जैसे कि यहाँ पे i की वैल्यू 4 है तो केस 4 अगर हमने यहाँ पे लिख देते हैं केस 4 तो यहाँ पे ये डायरेक्टली केस 4 के साथ ही मैच होगा। उसके अंदर हम लेस देन, ग्रेटर देन ऐसे कुछ चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर डायरेक्टली इक्वल टू वाला डायरेक्टली कॉल होगा कि केस और वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू दोनों इक्वल है, मैच हो गया, तब जाके ये वाला जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख सकते हो। और राइट साइड आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही केस 4 एग्जीक्यूटेड प्रिंट हुआ उसके तुरंत बाद ये केस डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूटेड। जैसे ये केस 4 इज एग्जीक्यूटेड यहाँ पे प्रिंट हुआ, उसके तुरंत बाद यहाँ पे केस डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड वो भी प्रिंट हो गया। यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, स्विच केस के अंदर आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कोई भी एक केस मैच होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i इक्वल टू 1 तो इसमें क्या होगा, केस 1 मैच हो गया।
तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अभी भी वो रुकेगा नहीं। वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन नीचे तक जहाँ तक स्विच केस खत्म नहीं हो रहा है तब तक जो भी लिखा है कोड उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे इसलिए हमको आउटपुट में ये सब मिल रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5, यानी कोई भी एक केस मैच होगा, जैसे कि केस 3 मैच हो गया तो उसके अंदर का तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट तक ये एग्जीक्यूट करता जाएगा। जैसे कि आई इक्वल टू लिख देता हूँ 3 और इसको कर देता हूँ सेव। ये केस 1 और 2 का एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन 3 जहाँ पे मैच हुआ उसके तुरंत बाद नीचे तक पूरा का पूरा यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट होता चला जाएगा। ओके, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या लिखना है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या लिखना है, सिंपली लिखना है ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा फ्रेंड्स, जो भी कंपाइलर है उसको वही पे ब्रेक कर देगा। जैसे कि अगर कोई भी एक केस मैच हुआ, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है आई इक्वल टू 3, तो यानी यहाँ पे केस 3 मैच हो गया, तो वो क्या करेगा, केस 3 जैसे ही मैच हुआ उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके तुरंत बाद उसने कर दिया ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे जब भी ये ब्रेक होगा तो उसके नीचे वाला कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंपाइलर उसके बाहर यहाँ पे स्विच के बाहर चला जाएगा और हमें आउटपुट में सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के वाली वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।